हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय निषाद और हिंदी नाथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारा ये 9वां वीडियो है हिंदी साहित्य और व्याकरण को लेकर। यूपी टीजीटी, पीजीटी, राजस्थान टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ इत्यादि एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और उनको भी बता दें जो लोग हिंदी साहित्य से बीए कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। आइए शुरू करते हैं हम अगला क्लास। हामिद नामक पात्र प्रेमचंद की किस कहानी से संबंधित है? तो ये ईदगाह से संबंधित है। ईदगाह एक बाल मनोवैज्ञानिक रचना है। निम्नलिखित में से कौन मुक्तक काव्य के अंतर्गत नहीं आता है? तो महाकाव्य मुक्तक काव्य न होकर प्रबंध काव्य है और बाकी सब मुक्तक काव्य हैं। मुक्तक काव्य के 3 भेद होते हैं। निम्नलिखित में से किसे अभिनय के भेद के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता, ये बताना है। तो प्रकरी को शामिल नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे काव्य गुण के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता? तो रज गुण को काव्य गुण के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे जासूसी उपन्यासकार के रूप में जाना जाता है? तो गोपाल राम गहमरी को जाना जाता है। इन्होंने अद्भुत लाश, गुप्तचर, बेकसूर की फांसी, खूनी कौन, ऐसे काफ़ी रचना किए हुए हैं ये। तो ये सब इन्हीं की रचना है, गोपाल राम गहमरी की। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? तो ये हैं सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत ऑप्शन ए सही है। सुदामा चरित तथा विचारमाला काव्य के रचनाकार कौन हैं? तो ये हैं नरोत्तम दास जी, ऑप्शन डी नरोत्तम दास जी। निम्नलिखित में से कौन रीतकालीन कवि नहीं है? बताना है। तो विद्यापति रीतकालीन कवि नहीं है, यह आदिकाल के कवि हैं। इनको मैथिल कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। अभिनव जयदेव भी कहा जाता है इन्हें। दाहर अथवा सिंध पतन किसका नाटक है? तो उदय शंकर भट्ट का नाटक है ये, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मिलिंद उपनाम निम्नलिखित में से किसका है? तो यह है जगन्नाथ प्रसाद जी का। जगन्नाथ प्रसाद जी, ऑप्शन नंबर सी सही है। डॉक्टर नागेंद्र आलोचक हैं, तो ये रसवादी आलोचक हैं। निम्नलिखित में से रमेश चंद्र शाह की कौन सी रचना है? तो ये है उकाव हुलार। उकाव हुलार, ऑप्शन नंबर बी सही है। समीक्षा के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी का आगमन कब हुआ? तो ये 1930 में हुआ था। उन्होंने 1934 में सूर साहित्य का प्रकाशन किया। काव्य में अभिव्यंजनावाद कृति के लेखक कौन है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी हैं। जिंदगी मुस्कुराई के रचनाकार कौन हैं? तो ये है कन्हैयालाल प्रभाकर मिश्र प्रभाकर, ऑप्शन नंबर सी सही है। खेट कौतुकम किसकी रचना है? ये बताना है। तो यह रहीम की रचना है, ऑप्शन नंबर ए सही है, रहीम। ठीक है। रामचंद्रिका का रचना समय क्या है? तो ये 1601 ईस्वी में रचा गया। भूत के पांव पीछे किसकी व्यंग रचना है? तो ये है हरिशंकर परसाई जी की। तुलसीदास चंदन घिसे हरिशंकर परसाई जी की रचना है। चीड़ों पर चांदनी किस विधा की रचना है? तो यह है यात्रा वृत्तांत चीड़ों पर चांदनी, यह निर्मल वर्मा का कृति है ये। अकाल पुरुष गांधी शीर्षक से महात्मा गांधी के जीवन के माध्यम से नए धर्म की अवधारणा को किस साहित्यकार ने साकार किया है? तो ये किया है जैनेंद्र जी ने, जैनेंद्र कुमार, ऑप्शन नंबर डी सही है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है? तो हृदय हारड़ी। हृदय हारड़ी है, किशोर लाल गोस्वामी जी का है ये। देवकी नंदन खत्री जी के उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने कहा? तो डॉक्टर श्री कृष्ण लाल जी ने कहा था। और परीक्षा गुरु को माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। चतुरी चमार उपन्यास किसका है? तो ये निराला जी का है, चतुरी चमार उपन्यास। निम्न में से भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? तो यह है
मायादास की माड़ी, मायादास की माड़ी दुलाई वाली किस विधा की रचना है? तो यह कहानी है ये दुलाई वाली, और यह राजेंद्र बाला घोष की रचना है। प्रसाद की मुंडा कहानी में इतिहास के किस युग का चित्रण किया गया है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय का चित्रण किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही है। हिंदी में समस्या नाटक के प्रवर्तक का श्रेय किसको दिया जाता है? लक्ष्मी नारायण मिश्र। ऑप्शन नंबर ए सही है। पृथ्वीराज की आंखें एकांकी संग्रह के रचनाकार कौन हैं? तो यह राम कुमार वर्मा। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्न में से कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है? तो लहरों के राजहंस है, आषाढ़ का एक दिन है, आधे अधूरे के लेखक मोहन राकेश हैं, तांबे के कीड़े ये भुवनेश्वर का जी का है, कोकसार किसकी रचना है? तो ये घनानंद की रचना है। इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? घनानंद के प्रेमिका का नाम सुजान था। ऑप्शन नंबर सी सही है। घनानंद रीत काव्य के किस धारा के कवि हैं? तो ये रीतमुक्त के कवि हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे चलते हैं। पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? तो ये पद्मावरण है। ऑप्शन नंबर डी सही है। मीराबाई की रचना नहीं है। निम्न में से बताना है कौन सी नहीं है। तो प्रेम वाटिका रसखान की रचना है। किसकी? रसखान की। अब बाकी नरसिंह मेहता की हुंडी, रुक्मिणी मंगल, नरसिंह जी का मायरा मीराबाई जी का है। तुलसीदास किस रस का कोना कोना झाँका है? वात्सल्य रस का। और गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी किसने स्थापित की? तो ये कृष्णदास पयहारी जी ने विकसित की थी, स्थापित की थी। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है ये बताना है आपको। तो ये संधा कहा जाता है, संधा। ऑप्शन नंबर डी सही है। 12 बरिस ले कुकुर जिए और 13 ले जिए सियार, 12 बरिस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार। यह किस विधा का है? तो यह आला का है। आला मतलब आला को ही परमाल रासो कहते हैं, ठीक है। और यह रचना है जगनिक की। वीरगाथा कालीन रासो काव्य में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं हुआ है? तो ये देखो, आश्रयदाताओं का वर्णन है, इतिहास और कल्पना का है, युद्धों का सजीव वर्णन है, कृष्ण लीला का नहीं है वीरगाथा काल में। वीरगाथा मतलब आदिकाल में। बघेली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोली है? बघेली हिंदी पूर्वी हिंदी की बोली है। किसकी? पूर्वी हिंदी की। ऑप्शन नंबर ए सही है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 343(1) में है, ठीक है। और लिपि की आवश्यकता होती है, तो लिपि की आवश्यकता क्यों होती है? भाषा लिखने के लिए। मगही किस राज्य की बोली है? मगही बिहार की बोली है। कहाँ की है? बिहार की। पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं आती? तो छत्तीसगढ़ी आती, बघेली आती है, अवधी, जयपुरी। जयपुरी नहीं आएगी, यहाँ पे जयपुरी लिखा हुआ है। अवधी। पूर्वी हिंदी क्षेत्र की बोली में कौन नहीं आएगी? जयपुरी नहीं आएगी, और क्या? अवधी लखनऊ अयोध्या के क्षेत्र में बोला जाता है। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी बोला जाता है। बघेली भी छत्तीसगढ़ में बोला जाता है। मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का, और ये जयपुरी राजस्थान में बोला जाता है, किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया है? तो अवधी भाषा का रूप अपनाया है इन्होंने। अवधी भाषा में रचनाएं की हैं अपनी, और पद्मावत भी अवधी भाषा में इन्होंने रचा था। कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? तो यह पश्चिमी हिंदी की बोली है, कन्नौजी। ग्वालियर की बोली क्या है? बुंदेली नहीं, ब्रजभाषा होनी चाहिए। ग्वालियर ब्रजभाषा नहीं, ब्रजभाषा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। और बुंदेली ग्वालियर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड क्षेत्र में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, तो बुंदेली होगी। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। बंगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो यह पश्चिमी हिंदी की है, हरियाणा में बोली जाती है। हड़ौती बोली है पूर्वी राजस्थान का,
पूर्वी राजस्थान, हड़ौती बोली नहीं, ये पूर्वी राजस्थान सही है। पूर्वी राजस्थान की बोली है, हाटा में बोला जाता है। हाटा नहीं, कोटा, कोटा जिला की तरफ बोला जाता है ये हड़ौती। मगही किस उपभाषा की बोली है? तो मगही बिहार की है, एक बार और ऊपर आया है, बिहार की बोली है। अंतर्वेदी का संबंध किससे है? तो ब्रजभाषा से है अंतर्वेदी का संबंध। मधुशाला का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1935 में। हरिवंश राय द्वारा रचित है ये मधुशाला। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य क्या है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है, इसमें 17 सर्ग हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जीवनी नहीं है? बताना है जीवनी। मेरी पत्नी और भेड़िया, यह जीवनी नहीं है, ये 2009 में रचा गया था धर्मवीर भारती के द्वारा। बाकी कलम का मजदूर, कलम का सिपाही, प्रेमचंद घर में, ये सब प्रेमचंद की जीवनी है। तुलसीदास ने रामचरितमानस के किस कांड में कलयुग का वर्णन किया है? तो ये उत्तर कांड में किया है कलयुग का वर्णन। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध शब्द का चयन करना है। अशुद्ध, शरचंद्र सही है, स्वश्रु सही है, कवित्री सही है, यानी ऐसे नहीं होगा, यानी ऐसे होगा। ठीक है, यानी। आगे, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? पानी बरस रहा है, पानी बरस रहा में ये अकर्मक क्रिया है। मैं गेहूँ पिसवाता हूँ, हाँ, श्याम निबंध लिखता है, इसमें सब में सकर्मक है। बाकी पानी बरस रहा है जिसमें क्रिया का प्रभाव डायरेक्ट कर्ता पर पड़ता है, उसमें अकर्मक क्रिया होती है। और यहाँ पे ये ध्यान देना है, जैसे यहाँ पे राम, डी ऑप्शन अगर देखा जाए, राम मोहन को रुला रहा है, तो यहाँ पे सकर्मक है। अगर राम रोता तो अकर्मक होता, लेकिन राम मोहन को रुला रहा है तो सकर्मक हो जाएगा। प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुतलिपि उसने उसी समय ले ली। तो श्रुतलिपि कैसी होनी चाहिए? तो श्रुतलिपि होता है, ऑप्शन नंबर डी सही है, श्रुतलिपि। ठीक। जातिवाचक संज्ञा कौन नहीं है, ये बताना है। तो लकड़ी जातिवाचक है, लोहा, पुस्तक। शैशव जातिवाचक नहीं है, यह भाववाचक है। लक्ष्य भ्रष्ट में कौन सा अलंकार है? तत्पुरुष अलंकार है। लक्ष्य से भ्रष्ट अपादान कारक होगा अलग होने की स्थिति में। निम्न में विशेषण शब्द है, विशेषण शब्द बताना है। तो लड़कपन, कठोरता, घबराहट, ये भाववाचक हो जाएगा। उचित जो है यह क्या है? एक विशेषण है। तुलसी कृत में कौन सा समास है? तुलसी कृत में तत्पुरुष समास होगा, तुलसी द्वारा कृत। यथोचित का उचित संधि विच्छेद क्या होगा? तो यथा धन उचित, ऑप्शन नंबर सी सही है। और इसमें होगा गुण संधि। महर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा? महाऋषि, महाधन ऋषि, ऑप्शन नंबर सी सही है। अनुलोम शब्द का विलोम क्या होगा? तो अनुलोम शब्द का विलोम प्रतिलोम होगा। जेते तुम तारे, तेते नभ में न तारे हैं, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ये बताना है। जेते तुम तारे और तेते नभ में तारे हैं, तो तारे तारे दो बार आया है। एक शब्द की आवृत्ति कई बार हो और उसका अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। ठीक है। यहाँ पे एक तारे का मतलब हो कल्याण करना, तारना, और दूसरे तारे का अर्थ है स्टार। ठीक है, जो आसमान में तारे हैं। इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है। वाक्य में सर्वनाम का प्रकार बताना है आपको। तो यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम है, यह आया है तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम है, तो यहाँ पे निश्चयवाचक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं है, ये बताना है। तो दृगम्बु आँख का पर्यायवाची नहीं है। आँख अच्छी, दृग नयन आँख का है, दृगम्बु आंसू का पर्यायवाची है। ठीक है। कारवां
किस का एकांकी संग्रह है? कारवां भुवनेश्वर प्रसाद जी का है। ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पे भी आ गया। तो चक्षु है, अच्छी है, दीर्घ है, अतुल नहीं है। अतुल मतलब अद्वितीय होता है। इकारांत शब्द संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है? इकारांत मतलब जैसे अगर नारी लिखा हुआ है तो आपको क्या बनाना है? बहुवचन। तो एक का जोड़ दिया जाता है, यहाँ जोड़ दिया जाता है। ठीक है, नारी है, स्त्री है तो स्त्रियाँ हो गया, यही हो कभी हाँ स्त्रियाँ हो गया तो यहाँ जोड़ दिया जाता है। देखो कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी सही है। निर्गुण शब्द में उपसर्ग बताना है तो नि उपसर्ग लगा हुआ है। हमें जो कुछ देख रहे हैं, हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है, सत्य नहीं है। यह दृश्य जगत भासित है, बिन कर्म शिवत्व नहीं है। इस पंक्तियों में बताना है कौन सा छंद है। तो जब इसका मात्रा गिनेंगे तो यहाँ पे 14 पर यति आ रही है। तो जब 14 पे यति आए और 28 मात्रा हो तो यह मात्रिक छंद होगा। कौन सा? यहाँ पे 14 पे मात्राएं आ रही हैं। 14 मात्राओं पर यति आ रही है और 28 मात्राओं वाला मात्रिक छंद है ये। ठीक है, और ये कौन सा छंद है? हरि गीतिका। ठीक है, कच्छ का अर्थ क्या है? तो कच्छ का अर्थ कमरा और कांख, बाहों के बीच के स्थान को कांख कहते हैं। दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो पहले और तीसरे में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है? धूप में चला नहीं जाता, ऑप्शन नंबर डी सही है, धूप में चला नहीं जाता। नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा? नेत्री होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। संचारी भावों की कुल संख्या 33 है। सलमा घर जाती है, सलमा घर जाती है में सरल वाक्य है यह। वह काम नहीं करता, अव्यय क्या है? नहीं, जिसमें कारक लिंग वचन का कोई प्रभाव न पड़े उसे क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। अविकारी। निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द बताना है आपको। अगम, अवगुण, आश्रय और स्नेह। तो इसमें अगम हो जाएगा, यह क्या है? तद्भव शब्द है, बाकी सब तत्सम है। इसमें से कृदंत है लड़ाई, जब क्रिया में लगता है प्रत्यय तो यहाँ पे कृदंत प्रत्यय बनता है। जैसे लड़ में आई लगा है तो कृत प्रत्यय है ये, तो कृदंत प्रत्यय बन जाएगा। वह खा रहा था में खा रहा था कौन सा काल है? तो यह अपूर्ण भूतकाल है, कार्य पूरा नहीं हुआ है अभी। इनमें से कौन सा शब्द कनक का समानार्थी नहीं है? सोना है, धतूरा है, गेहूँ है, मक्का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सारंग का अर्थ नहीं है? तो शहद सारंग का नहीं मतलब होता है। पपीहा, कामदेव और राजहंस होता है। कोयल भी होता है, मोर, बाज, सिंह, घोड़ा, हाथी, मृग, भंवरा, धनुष, बादल, ये सब होता है सारंग मतलब। शहद नहीं होता है। ऊंचे की प्रीत बालू की भीत भाव का क्या अर्थ है? तो बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के, तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे एक बरछी यहाँ पे आया है और एक बरछी ने और एक बरछी ने, दो बार आया है बरछी ने और दोनों का अर्थ अलग अलग यदि है तो यह क्या है? यमक अलंकार है। ठीक है, और देखो यहाँ पे एक बार छीने का मतलब होता है शस्त्र और एक बार छीने का मतलब यहाँ पे दूसरे वाले का है पत्ती। अनुकरण में उपसर्ग बताना है तो अनु उपसर्ग है। च वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? तो तालव्य, च, छ, ज, झ। तो और ई फिर वही चीज़ आ गया, यहाँ पे भी क्या है? तालव्य है। का ई, च, छ, ज, झ, इया
आदि का उच्चारण कहाँ से होता है? तो तालव्य से। और हमारे पास एक गद्यांश है अवतरण, जिसको पढ़ के हमको 93 से 97 तक का उत्तर देना है। आइए पढ़ते हैं। शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधार देकर हमने जहाँ भौतिक परिवेश को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया है और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, वहाँ साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांगी बना दिया है। पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुंच गए हैं, विज्ञान के हाथ में पहुंच गए हैं और इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ मानव जाति का नाश भी हो सकता है। इसलिए नैतिक, यहाँ से ध्यान देना है आपको, नैतिक और आत्मिक मूल्यों को साथ साथ विकसित करने की ही आवश्यकता है, जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ न बन जाए। यहाँ पे देना, भस्मासुर का हाथ न बन जाए। व्यक्ति की शुद्धता यदि राष्ट्र की शुद्धता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाएगा। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर अणु विस्फोट को मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सकेंगे। अपरिसीम भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में संकटग्रस्त है। तो ये पढ़ के आपको उत्तर देना है। आप अगर यदि कम समय है तो आप पहले प्रश्न को पढ़ लेंगे, उसके बाद गद्यांश को पढ़ेंगे तो आसानी से वहाँ से आप उत्तर को निकाल पाएंगे। आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। यहाँ गद्यांश में था, हमारी विज्ञानाघृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन क्या है? जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास। ऑप्शन नंबर ए सही है। मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है? तो नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके, जहाँ हम बोले हैं ध्यान दीजिएगा वहीं से था। आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता क्योंकि साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। अणु विस्फोटक को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की शुद्धता को राष्ट्र की शुद्धता न बनने दिया जाए। ऑप्शन नंबर ए सही है। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, बस से कर्ता ने कर्म को करण से, यहाँ पे करण कारक हो जाएगा। निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम बताना है आपको। तो आलस्य तत्सम है, बाकी सब तद्भव है। आम का आम्र होता है आम्र, आग का आद्य होता है अग्नि, आज का आद्य होता है अग्नि हो जाएगा यहाँ पे। और आसरा का होता है आश्रय, ठीक है, आश्रय। यहाँ पे 100 नंबर की क्वेश्चन है, यहाँ पे भी तत्सम आपको बताना है। तो नारियल का नारिकेल होता है नारिकेल। यहाँ पर उपरोक्त का उपर्युक्त होता है, तुरंत का त्वरित होता है। और जो ऑप्शन डी है वही सही है, पाद तत्सम शब्द है, ठीक है। तो ये आज हमारा 900 क्वेश्चन पूरा हो गया, ठीक है। लगातार ये 9वां वीडियो है, 900 क्वेश्चन पूरा हो गया। और आप लोग ऐसे ही देखते रहिए वीडियो को, और पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और कोई कमी हो तो कमेंट सेक्शन में कृपया बता दीजिए। हम ऐसे ही प्रतिदिन एक मॉडल पेपर लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।